नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आजीविक संप्रदाय के बारे में आपको बताया था, भागवत धर्म के बारे में बताया था, शैव धर्म के बारे में बताया था, वैष्णव धर्म के बारे में बताया था। उससे पहले हमने आपको जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के बारे में सारी डिटेल बताई थी। तो एक बार आज हम बात करेंगे महाजनपद काल की। तो एक बार पिछला रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आजीविक संप्रदाय से संबंधित मैंने आपको बताया था आजीवक मतलब जो हमेशा जीवित रहे तो कौन थे? पुतिनंकल, ठीक है। तो मुगली पुतिस घोषाल इसके संस्थापक माने जाते हैं तथा अशोक के पिता और तथा चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो पुत्र थे बिंदुसार जी, ये आजीविक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। इसके आजीविक संप्रदाय के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। बाकी बात करें भागवत धर्म के जो संस्थापक वासुदेव थे तथा भागवत धर्म वाले कर्मकांड वगैरह इनके सबके कट्टर विरोधी रहे, ठीक है। बात करते हैं अगर शैव धर्म की, तो भगवान शिव की उपासना की जाती शैव धर्म की, ठीक है। शिवलिंग का पहला जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, सिंधु सभ्यता में मिलता है, किंतु यह प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रमाणित साक्ष्य जो शिवलिंग का है वो उसका जो प्रमाणित एक तरीके से प्रमाण मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। वही बात करते हैं अगर जो शैव धर्म है, तो शैव धर्म को बेसिकली मानने वाले दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा ही है। शैव धर्म और दक्षिण भारत में आपने देखा होगा शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, तो उनके भी कई सारे मंदिर हैं, ठीक है। तो मान सकते हैं जैसे कि उत्तर भारत हमारा श्री राम और श्री कृष्ण जी ने कब्जा कर रखा है, उसी तरीके से दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसमें भगवान शिव जी का कब्जा है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो इस बेसिकली शैव धर्म को मानने वालों को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन कहीं-कहीं पे इसको 3 पार्ट्स भी बोला गया है, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट्स आ जाता है जो मतलब कि ये एक तरीके से मुख्यतः कह सकते हैं कि भाग हैं, ठीक है, शैव धर्म के। तो इसमें पशुपतिक, तो पशुपतिक में ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो ये पशुपति शिव वही है और इनको मतलब कि पशुओं का देवता बोला गया था, ठीक है, तथा इन्हें पंचार्थी भी बोला जाता है, ठीक है। वहीं बात करते दूसरे नंबर पे, तो ये आ जाते हैं कपालिक। कपालिक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मानव कंकाल होता है उसका जो कपाल होता है यानी कि मस्तिष्क की जो हड्डी होती है उसी में अपना खाना पीना वगैरह सब कुछ करते हैं, तथा ये लोग मद्यपान वगैरह करते हैं, तथा ये लोग अस्थि को जो शमशान की जो राख होती है उसको अपने पूरी बॉडी पे लगाए रहते हैं। इनको इन्हीं को नागा साधु भी बोला जाता है। ये कपालिक और नागा साधु एक दूसरे के सिमिलर है, कहीं कहीं को अलग अलग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अगला नंबर आ जाता है लिंगायत का। लिंगायत समुदाय शैव धर्म की वो शाखा जो दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा का विषय रही है, ठीक है। क्योंकि लिंगायत तथा दूसरे धर्म मतलब कि शैव धर्म की जो दूसरी एक शाखा थी कपालिक, इसमें आपस में कुछ विवाद हो गया था, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। कर्नाटक में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका प्रारंभ जो किया था वो अल्लभ प्रभु जी ने किया था, ठीक है। अल्लभ प्रभु, इससे आप ध्यान रखें, लिंगायत, अल्लभ प्रभु लिंगायत, ठीक है। बाकी बात करते हैं ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु शिव सॉरी जो शव होता है यानी कि इंसान की मृत्यु के बाद में जो उसकी बॉडी बचती है उसको ये लिंगायत लोग जलाते नहीं बल्कि उसको दफनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वैष्णव धर्म की, तो वैष्णव धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें भगवान शिव विष्णु जी का अधिक महत्व था। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है, ठीक है। और इस धर्म को अवतारवाद का धर्म भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म तथा लिंगायत धर्म, ठीक है। सॉरी आजीवक संप्रदाय, ठीक। आज हम बात करने वाले थे महाजनपद काल की, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल वो समय था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक समय था जहाँ पे ऋग वैदिक काल था, तो ऋग वैदिक काल के बाद में आया उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में राजा बन चुके थे लोग बाग, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मतलब सिविलाइजेशन हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था, लोग समझने लगे थे, पढ़े लिखे होने लगे थे। तो फिर अपने एक अधिकार क्षेत्र में कोई राजा होता था, वो अपने एक क्षेत्र का राजा हो जाता था, दूसरे क्षेत्र में दूसरा राजा हो जाता था। तो इस वजह से लोगों ने एक तरीके से, जैसे वर्तमान में राज्य बोला जाता है, इसी तरीके से उस समय पे उत्तर वैदिक काल में महाजनपद बोला जाता था, यानी कि एक जो वर्तमान में आप राज्य बोलते हैं उत्तर वैदिक काल में उस समय इसको महाजनपद बोला जाता था, ठीक है। और सभी महाजनपदों को मिलकर एक भारत का निर्माण, जैसे कि अब वर्तमान में सभी राज्यों को मिलकर एक भारत का निर्माण होता है, उसी तरीके से उस समय सभी महाजनपदों को मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत के द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो चुका था, जिसको महाजनपद काल बोला जाता है। बौद्ध धर्म का अंग्योत्तर निकाय में तथा बौद्ध धर्म का अंग्योत्तर निकाय तथा जैन धर्म का भगवती सूत्र, मतलब जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही 16 महाजनपदों की चर्चा है। जैन धर्म का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें, वो है भगवती सूत्र, तथा बौद्ध धर्म का जो कह सकते हैं कि ग्रंथ है उसका नाम है अंग्योत्तर निकाय, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अंग्योत्तर निकाय तथा जैन धर्म का भगवती सूत्र, दोनों में ही
महाजनपद कालीन 16 महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है, तो बात करते हैं वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, एक बार में उस पर प्रकाश डालते हैं। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे पहला नंबर था गांधार का। गांधार आप सब वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और उन 16 महाजनपद में वर्तमान में एक पाकिस्तान में है, शायद एक पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो गांधार जो था वो इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। और इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो आचार्य चाणक्य जी थे वो इसमें टीचर हुआ करते थे, यानी कि प्रोफेसर थे। ठीक है, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में। बात करते दूसरा जो महाजनपद था जिसको बोला जाता था कम्बोज। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तीसरा महाजनपद था मत्स्य राज था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि वर्तमान के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला महाजनपद है कुरु। कुरु आप सबने सुना होगा, कुरुवंशी तथा पांड्यवंशी। ठीक है, ये महाभारत कालीन मान सकते हैं आप। ठीक है, और इसकी जो राजधानी इंद्रप्रस्थ या दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और बात करते हैं सूरसेन। तो सूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो मथुरा वाला क्षेत्र है उसमें सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। अगला है कौशल। तो कौशल वही है, ये मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी वाला जो कौशल प्रदेश था। ठीक है, इसके उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। ठीक है, श्रावस्ती। अगला है पांचाल। तो पांचाल उत्तर प्रदेश का जो काम्पिल्य वाला क्षेत्र है, यानी कि फर्रुखाबाद कन्नौज वाला जो क्षेत्र है उसको पांचाल बोला जाता था। ठीक है, इसकी राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। ठीक है, अगला महाजनपद आ जाता है चेदी, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इसकी राजधानी शक्तिमती थी। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला महाजनपद था वत्स। तो वत्स उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला महाजनपद आ जाता है काशी। तो काशी वर्तमान में आप सभी को पता है, नाम से ही विदित है, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। अगला महाजनपद आ जाता है मल्ल महाजनपद, जो कि उत्तर प्रदेश का कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, अगला 12वें नंबर का महाजनपद है अस्मक। अस्मक ये महाराष्ट्र का कह सकते हैं कि क्षेत्र था, महाराष्ट्र जो वर्तमान महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी कोटला हुआ करती थी। और इस अस्मक पे अटैक किया था जो मगध महाजनपद का जो राजा था, क्या बोलते हैं उसको, घनानंद का पुत्र, घनानंदी, हाँ, महापद्मनंद का पुत्र घनानंद, उसने अस्मक वगैरह पे अटैक किया था। यानी कुल मिला के जो अखंड भारत के निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो घनानंद के टाइम पे ही हो गई थी। उसी ने लगभग 16 महाजनपदों में लगभग 15 महाजनपदों को जीत के मगध महाजनपद में मर्ज कर लिया था। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अस्मक ध्यान रखना है। अस्मक की राजधानी अस्मक वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, गोदावरी नदी के दक्षिण में। ठीक है, तो कोटला इसकी राजधानी हुआ करती थी। बात करते हैं अगर अवंती की, तो अवंती ये उज्जैनी तथा माहिष्मती मध्य प्रदेश तथा गुजरात वाला जो रीजन है वो इसकी राजधानी, मतलब कि वो सारा अवंती का क्षेत्र था। और आपको मैंने मतलब जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तो हर्यक वंश में ही एक राजा था। ठीक है, उसने अवंती को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए अपना जो वैद्य था जीवक, उसको अवंती का राजा काफी बीमार पड़ गया था, तो उस ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने जो राज्य वैद्य था, ठीक है, ये जो राजा थे, क्या नाम, जो वैद्य जीवक था, ठीक है, इसने अवंती के राजा को ठीक करने के लिए वहां पे भेजा था। इस वजह से अवंती का जो राजा था वो ठीक हो गया था तथा उस राजा का नाम यहाँ पे ये मेंशन भी है, देखिए, राजा प्रद्योत। ठीक है, राजा प्रद्योत थे। ठीक है, इनको एक कोई बीमारी हो गई थी, तो बिम्बिसार ने, हर्यक वंश का राजा था बिम्बिसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को वहां पे भेज दिया था इलाज के लिए, चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए। और चंद्र प्रद्योत मतलब कि ठीक हो गए, तो उन्होंने एक तरीके से मित्रता हो गई थी और उन्होंने बोल दिया था ठीक है, हम अब महाजनपद जो मगध महाजनपद है उसकी अधीनता स्वीकार, अधीनता क्या, एक तरीके से मित्रता हो गई थी, तो फिर वो अधीनता तो कोई मतलब ही नहीं था, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। ठीक है, बात करते 14वें जो महाजनपद था वो था वज्जी, जो कि वर्तमान में बिहार में हाजीपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे स्थित था, इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। ठीक है, 15वां महाजनपद है अंग, जो कि बिहार का मुंगेर वाला इलाका है, भागलपुर मुंगेर वाला। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, बात करते अगला जो 16वां महाजनपद था, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद बना था, और यही फिर इसी महाजनपद ने सभी महाजनपदों को लीड भी किया था, इस तरीके से मान सकते हो, तो वो था मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी या बिहार थी, राजगीर भी इसकी राजधानी रही थी। कुल मिला के ये पाटलिपुत्र या पटना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मगध महाजनपद का पूरा साम्राज्य था। और मगध महाजनपद ही ऐसा था जिसने सबसे पहले अखंड भारत की नींव रखी थी, और मगध महाजनपद के ही अंडर में पूरा अखंड भारत रहा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जिसमें गांधार महाजनपद जो है ये पाकिस्तान में था। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, मैंने आपको बताई दिया। बात करते हैं अगर अस्मक की, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद जो था ये एक गणराज्य था, यानी कि जैसे वर्तमान में भारत में एक तरीके से गणराज्य जो पद्धति है,
ठीक है। इसी तरीके से जो मल्ल महाजनपद था वहाँ पे राजा जो था वो वंशानुगत नहीं था, वोटिंग करके राजा को बनाया जाता था। तो ये पहला महाजनपद था मल्ल महाजनपद, जो कि एक गणराज्य था। वहीं अगर बात करते हैं बिहार का, तो बिहार का जो बज्जी महाजनपद था वो भी एक गणराज्य था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बिहार का बज्जी तथा उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद। और उसी के साथ में अगर बात करें तो 16 महाजनपद हो गए थे टोटल। ठीक है, तो 16 महाजनपद में उत्तर प्रदेश में अकेले अकेले 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, तथा चार महाजनपद शायद अकेले अकेले वर्तमान के बिहार में स्थित थे। ठीक है, और बचे हुए 8 4 12 बचे हुए कितने 4 महाजनपद बचे, उसमें भी एक महाजनपद निकाल दो तो दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद था जिसका नाम था असमक महाजनपद, क्योंकि गोदावरी के नदी के दक्षिण में पूरा उसी का क्षेत्र था। ठीक है, तो बचे 3 महाजनपद। तो बचे हुए जो भी 3 में भी 2 पाकिस्तान में पहुंच गए, एक अफगानिस्तान एक पाकिस्तान, बचा एक। तो बचा हुआ एक है वो चाहे अवंती ले लो आप, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्थित था गुजरात तथा मध्य प्रदेश की सीमा में। ठीक है, तो इस तरीके से 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए आपके। अब बात करते हैं आगे। तो बज्जी महाजनपद जो था इसकी राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। मैंने आपको जब बताया था बौद्ध धर्म, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था जो लिच्छवी साम्राज्य था, जो वैशाली महाजनपद की मतलब कि जो था बज्जी महाजनपद था, उसमें जो वैशाली इसकी राजधानी थी वहीं पे लिच्छवी शासक था, या कह सकते लिच्छवी वंश था। ठीक है, ये पहला वंश था जो गणराज्य था, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि जो व्यक्ति योग्य होता था जनता उसको चुनती थी और वो राजा बनता था। यानी इसी आधार पे अभी भी जैसे अगर मोदी जी कहीं जाते हैं बाहर तो बोलते हैं ना कि हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, तो वो इसी आधार पे बोलते हैं, क्योंकि इसका अभी भी हमारे पास में प्रमाण है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, यानी कि आज कितनी चल रही 2023। ठीक है, और 2000 सालें तो ये सीधी सीधी, इसके अलावा 600 सालें और आप ऐड कर दो तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तो उस समय हम गणराज्य हुआ करते थे हमारे देश में, कह सकते हैं कि जनता का शासन हुआ करता था एक तरीके से। तो इसी आधार पे वर्तमान में चाहे मोदी जी हो या एस जयशंकर जी ने भी कई न्यूज़ पे ये बोला है कि दुनिया हमको गणतंत्र का पाठ ना पढ़ाए, हम तो उस समय से गणतंत्र को फॉलो करते आ रहे हैं जब आप लोग रहना भी खाना भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो वो जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं या फिर मोदी जी या फिर कोई भी भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसी आधार पे बोलता है। यानी कि बज्जी महाजनपद का जो राजधानी थी वैशाली, वहाँ पे जो लिच्छवी गणराज्य था वो पूरी दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था, मैंने आपको बताई थी, और इसी ने फिर पूरे सभी महाजनपदों को कंट्रोल करके अखंड भारत का निर्माण किया था। ठीक है, इसने दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद में प्राकृतिक धुर का काम करती। मतलब कुल मिला के जो मगध महाजनपद था, जैसे कि वर्तमान में पटना वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या सीन था कि पश्चिम में ये इस तरफ से सोन नदी बह रही थी। ठीक है, और इसके दक्षिण में इधर विंध्याचल पर्वत वगैरह पूरा था। ठीक है, और बात करते हैं उत्तर में इसके इस तरफ से गंगा नदी बह रही होती है। ठीक है, और पूरब में इस तरफ कहीं फाल्गु नदी बह रही है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से सुरक्षित था, यानी कि इसके 3 तरफ से तो नदियां थी, एक तरफ पहाड़ियां थी। ठीक है, तो ये बीच में एकदम बिल्कुल सुरक्षित एक तरीके से कह सकते हैं कि जनपद था। और इसी वजह से किसी दूसरे मतलब कि महाजनपद ने या किसी दूसरे राजा ने इस महाजनपद के ऊपर अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि ये चारों तरफ से तो इसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से एकदम पूर्णतः सुरक्षित था, और ये जिसके ऊपर चाहता था उसके ऊपर अटैक कर देता था, क्योंकि बाकी सारे जो राजधानियां थी जो महाजनपदों की वो इतनी पूर्णतः सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं मगध महाजनपदों पे। कुल टोटल 7 राजवंशों ने राज्य किया था, जिसकी एक ट्रिक है जिसमें मैंने हालांकि ये मेरी ट्रिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है खान सर को, अपने पटना वाले खान सर। ठीक है, तो उन्होंने ही बनाई थी ये। इसका कह सकते हसीन मसूक सा। हसीन से आ जाएगा आपका हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ से मसूक का माँ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, का से कौरव वंश और सा से सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये टोटल 7 राजवंश हो गए जिन्होंने मगध महाजनपद पे राज्य किया था। इसके बाद में कह सकते हैं मगध महाजनपद पे टूट गया था, आपस में बिखराव हो गया था अखंड भारत में, और फिर इंडो ग्रीक आ गए थे। ठीक है, हूण आ गए थे, कुषाण आ गए थे, ये लोग आ गए थे, उसके बाद में मुगल वगैरह आ गए। ठीक है, तो बात करते हैं कि इन 7 राजवंशों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला वंश आ जाता है हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार। ठीक है, और ये पहला राजवंश था मगध महाजनपद का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो
हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? आपका बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, एक और आपको सिमिलर नाम मिलेगा जो कि मौर्य काल में मिलेगा। मैंने आपको बताया था मौर्य काल में एक व्यक्ति था या एक राजा था, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है बिंबिसार और ये है बिंदुसार। बिंदु यानी कि डॉट। ठीक है, तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को माना था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज भी मैंने रिवाइज करवाया। तो ये बिंदुसार था, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। और वहीं अगर बिंबिसार की बात करें, ये सनातन धर्म से संबंधित था। ठीक है, और ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, और बात करते हैं कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में साम्राज्य विस्तार, मतलब कुल मिलाकर जब ये हर्यक वंश की स्थापना हुई, मगध महाजनपद पे ये बैठा। और देखिए ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ मगध महाजनपद ही पढ़ेंगे, बाकी तो देखिए 16 महाजनपद हैं हिंदुस्तान में, 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों में भी हर महाजनपद पे कोई ना कोई राजा रहा होगा, लेकिन जो सबसे बाद में एक पावरफुल लीडर बन के निकला है, पावरफुल कंट्रोलिंग जिसके हाथ में रही, वो रही थी मगध के हाथ में। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मगध के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में भी मगध महाजनपद से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हर्यक पहला वंश आ जाता है हसीन मशुकसा, हर्यक वंश, सुनांग वंश। ठीक है, और नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और कर्ण वंश तथा सातवाहन वंश। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो गया। ठीक है, और इसने सोचा कि अब हमको साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, तो इसने लड़ाइयाँ भी लड़ी, उसके माध्यम से भी कुछ साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन कुछ जो छोटे छोटे राज्य थे उनको लड़ाई लड़के इसने जीता। और बाकी इसने फिर सोचा कि हम इस इधर उधर कहीं ना कहीं शादी कर लें। तो शादी जब दूसरे राज्य में करेगा, तो वहाँ की जो लड़की होती थी, जैसे कि अब सपोज मैं हूँ, ये मेरा स्टेट है। ठीक है, अब मेरे बगल वाला स्टेट कोई दूसरा है, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ या मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने यहाँ से शादी कर ली इस राज्य की राजकुमारी से। तो नॉर्मल सी बात है, ये राज्य तो ऑलरेडी हमारे अधीन आ ही जाएगा। तो इस तरीके से इसने भी चाल चली थी। ठीक है, और दूसरे राज्यों को इसने अपने अंडर में करने के लिए शादियों का सहारा लिया था। बाकी इसी मगध महाजनपद के जस्ट नीचे था जो अवंती महाजनपद जनपद था। ठीक है, तो अवंती महाजनपद की राजधानी मैंने आपको बताई थी माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती तथा एक और इसकी राजधानी थी जो कि मध्य प्रदेश की अवंती हुआ करती थी। ठीक है, तो जो माहिष्मती वाला जो एरिया था वो था गुजरात वाला एरिया। ठीक है, इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी अवंती की। ठीक है, जिसमें एक उज्जैन इसकी राजधानी रही थी और दूसरी रही थी अवंती, तो सॉरी माहिष्मती। ठीक है, तो माहिष्मती जो, अब नॉर्मल सी बात है, अगर इस तरीके से आप भारत का मैप देखें, ठीक है, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे मगध महाजनपद हो गया और बचा हुआ इस गोदावरी नीचे नदी के नीचे वाला पूरा अस्मक महाजनपद हो गया। और केवल एक ही बिहार में 4 महाजनपद हो गए, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हो गए, बाकी 2 महाजनपद, एक पाकिस्तान में चला गया, एक अफगानिस्तान में, बचा हुआ एक महाजनपद, जो कि ये पूरा एरिया इसी अवंती का था। और ये काफी बड़ा क्षेत्र था अवंती का, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था अवंती के राजाओं ने, जिसमें ये वाला जो हिस्सा था वो इसकी राजधानी थी माहिष्मती तथा ये वाला राज्य था इसकी राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, तो एक बार जो अवंती का राजा था उसका नाम था राजा चंद्र प्रद्योत, ये काफी बीमार पड़ गए। तो बिंबिसार ने ही अपना जो राजकीय वैद्य था जिसका नाम था जीवक, उसको अवंती के साम्राज्य में भेजा था। और उस उन्होंने मतलब कि अवंती के जो राजा थे, राजा चंद्र प्रद्योत, उनकी सेवा वगैरह की, उनको इलाज वगैरह करा। और उसके बाद में वो जो राजा थे वो स्वस्थ हो गए थे, मतलब काफी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और वो उनके उनके यहाँ के जो राज्य वैद्य थे अवंती के, उन्होंने जवाब दे दिया था कि अब भाई राजा साहब की अंतिम इच्छाएं पूरी करो, ये हो गया इनका जो भी होना था, खेल खत्म है। लेकिन जैसे ही जीवक आया, जीवक ने अपनी दवाइयां वगैरह दी, उनका असर हुआ और राजा चंद्र प्रद्योत स्वस्थ हो गए। ठीक है, तो एक तरीके से अवंती में तथा मगध में मैत्रीय संबंध स्थापित हो गए थे। और उसके बाद में ये एक दूसरे के सुख दुख में साथ आने लगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बिंबिसार था, उसने अपनी कूटनीति की दम पे, एक तो उसने शादी विवाह करके अन्य महाजनपदों में कोशिश की उनको अपने अंडर में मिलाने की, दूसरा उसने अपने राजवैद्य को भेजा तथा अवंती को इस तरीके से उसने अपने, एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एहसान के तले। ठीक है, एहसान किया था ना भाई चंद्र प्रद्योत को जीवित करके या बचा के, तो चंद्र प्रद्योत तो उसके एहसानमंद हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें आपसी संबंध स्थापित हो गए और फिर चंद्र प्रद्योत ने मगध का साथ देने लगे थे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी बात करते हैं, बिंबिसार ने छोटे छोटे युद्धों को जीत के उनको अपने कब्जे में किया। और इसने इसी मगध महाजनपद के जस्ट ऊपर के हिस्से में था, मतलब उत्तर में था वैशाली महाजनपद, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वैशाली पे इसने अटैक किया, लेकिन भाई वैशाली वाले काफी कह सकते हैं कि एडवांस थे। ठीक है,
और वैशाली पे इसने आक्रमण तो किया लेकिन ये जीत नहीं पाया, वैशाली से लड़ाई हुई इसकी और ये हार गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसका पुत्र था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने बाप की हत्या कर दी, यानी कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिम्बिसार, तो अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, और इसी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। बाद में अजातशत्रु का जो पुत्र आएगा वो अजातशत्रु की हत्या करके वो स्वयं राजा बन जाएगा। इस वजह से हर्यक वंश को ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये आता है कि जो मगध साम्राज्य के 7 राजवंश थे इसमें से किस राजवंश को पितृहंता वंश बोला जाता है, तो वो पहला राजवंश हो जाएगा हर्यक वंश। क्यों? क्योंकि बिम्बिसार ने तो स्थापना की हर्यक वंश की, लेकिन बिम्बिसार का पुत्र आया अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं राजा बन गया। उसके बाद में उसका पुत्र आया, उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो स्वयं राजा बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी आएगा कि किस राजवंश ने या हर्यक वंश के किस राजा ने अपना राजवैद्य अवंती में भेजा था, तो वो राजा हो जाएगा बिम्बिसार। इसका राजवैद्य का नाम था जीवक। भेजा कहाँ था? राजा चंद्रप्रद्योत के दरबार में। राजा चंद्रप्रद्योत की तबीयत काफी गड़बड़ थी। वो कहाँ के राजा थे? वो अवंती के राजा थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस समय वो उज्जैनी में रहा करते थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अजातशत्रु की। ठीक है, आपको बताइए मैंने अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं अजातशत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया इस वजह से इसने अपने पिता की हत्या की, इस वजह से इसको भी पितृहंता बोला जाता है और इस वंश को ही पितृहंता वंश बोल दिया जाता है, क्योंकि बाद में इसका पुत्र आएगा उदयन, वो अजातशत्रु की हत्या कर देगा। और अजातशत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, शत्रुओं से परे। और वहीं अगर बात करें कि भारत में किस व्यक्ति को अजातशत्रु बोला जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा लीडर था जिसको अजातशत्रु बोला गया था। ठीक है, कमेंट करके आप बताओ, और नहीं पता है तो फिर चेक करके बताना, कमेंट करेंगे जरूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को, जो इसकी राजधानी थी राजगीर, इसकी किलाबंदी कर दी। यानी कि जैसे कि पहले नॉर्मल एक इसका महल हुआ करता था, उसके बाद में क्या किया इसने किला बनवा दिया था पूरा, मतलब कि इसको चारों तरफ से कवर कर दिया था राजगीर को। ठीक है, बात करते हैं अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बौद्ध संगीतियाँ पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था राजा महाराजा आजा, यानी राजगीर में हुई थी पहली संगीति। महाकश्यप इसके संस्थापक वो थे, मतलब कि लीडर एक तरीके से। ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और आजा, आजा से मतलब अजातशत्रु, तो अजातशत्रु उस समय राजा था और राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। मैंने आपको बताया था राजा महाराजा आजा बेस्या सबकी काल है, पटाऊ मता से कुंवर जी कंगाल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ध्यान दीजिएगा तो देख लीजिएगा जाके। और बौद्ध संगीतियाँ काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के समय पे सप्तपर्वी की गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पे आक्रमण किया। इसने क्या किया? देखिए, इसका जो बाप था बिम्बिसार, उसने भी वैशाली पे आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद में अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने अपना एक व्यक्ति था, वर्षकार नाम था उसका, उसको भेजा वैशाली में। और इसने वैशाली की भाई लगभग 5 से 10 साल तक रेकी करवाई कि वैशाली में जाके मतलब हर अप टू डेट वैशाली के बारे में, वैशाली में कहाँ पे क्या है, क्या कैसे होता है, कैसे ये लोग लीड करते हैं, मतलब हर तरीके जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसने अपने जासूस भेजे वैशाली में, और जिसमें मुख्य नाम था वर्षकार का। ठीक है, तो उन जासूसों की मदद से वैशाली की पूरी डिटेल इसने अपने ले ली और उसके बाद में इसने अटैक किया था वैशाली पे। और नॉर्मल सी बात है, जब इसके पास पूरी डिटेल होगी तो ये जीत ही जाएगा कहाँ पे क्या रखा है। और इसी समय पे इसने 2 अस्त्र इस्तेमाल किए थे, एक रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। ये वही हथियार है, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो बाहुबली मूवी में रथ मूसल एक अस्त्र होता था, जो जिस रथ पे बैठ के वो जो भल्लाल देव निकलता था, तो वो जो होता था वो क्या होता था? रथ मूसल। ठीक है, और एक होता है महाशिला कंटक। तो ये महाशिला कंटक यानी कि ये बहुत बड़ी बड़ी शिलाओं को दूर तक फेंक देता था, जो उसमें ये महाशिला कंटक से आप रिलेट कर पाएंगे जो बाहुबली मूवी में जो इसको दिया जाता था, दूसरा वाला जो मुख्य लीड रोल करता है प्रभास, उसको वो उस टाइप के दिए जाते ना, उसमें वो पत्थर भर के गोले पत्थर के जो कह सकते हैं उसको भर के वो उल्ला के मतलब कि उछाल के फेंकते थे दूसरी साइड, तो उसको बोला जाता था महाशिला कंटक। ठीक है, तो वहीं से यहीं पे इसने इन दोनों हथियारों का इजाद किया था। और इनका इजाद किसने किया था? अजातशत्रु ने। हथियारों के नाम महाशिला कंटक तथा रथ मूसल। ठीक है, और बात करते हैं इसका जो पुत्र था उदयन, तो उदयन ने इसकी हत्या कर दी। नॉर्मल सी बात है, इसने भी अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी।
तो इसका पुत्र आया उदयन, उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद में उदयन राजा बन जाता है, और उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की थी, इस वजह से इसको भी पितरंधा बोला गया। अब चूंकि ये सारे अपने पिता की हत्या करके राजा बन रहे हैं इस वंश में सारे, तो फिर इस वंश को ही पितरंधा वंश बोल दिया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसने क्या किया, इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पे एक स्थापना की, एक शहर की, उसका नाम रखा इसने पाटलिपुत्र। मैंने आपको बताया था, जो जब मैंने अभी बताया था पाटलिपुत्र की जो जियोग्राफिकल सिक्योरिटी थी, तो इस तरफ से गंगा नदी थी, इस तरफ से सोन नदी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने उनके बीच में एक शहर की स्थापना की। इस तरफ से पहाड़ियां थी विंध्याचल की, और इस तरफ भी एक नदी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बीच में सिक्योरिटी के पर्पज से पूरा चारों तरफ देख दाख के एक शहर की स्थापना की, जिसको इसने नाम दिया था पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम पटना है, और इसी पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बात करते हैं, उदयनी का पुत्र था नागदशक। ये एक अयोग्य शासक था, और इसकी हत्या इसी के सेनापति था, मतलब जो एक नागदशक नाम का था, जो राजा बना था उदयन के बाद में इसका पुत्र, तो इसकी हत्या इसका सेनापति था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी नागदशक की, और उसके बाद में ये जो हर्यक वंश था वो समाप्ति हो जाए। नॉर्मल सी बात है, जब राजा की हत्या कर देगा कोई व्यक्ति, और उसके बाद में उसकी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति राजा बन जाएगा, तो वो व्यक्ति होगा, वो अपने नाम से साम्राज्य चलाएगा। ठीक है, और महाभारत काल में इसकी जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है, बृहद्रथ कौन था? आप सबने महाभारत अगर देखी है, सुनी है, पढ़ी है, कुछ भी किया, तो वहां पे एक व्यक्ति था बृहद्रथ, जो कि कौरवों का कह सकते हैं जीजा जी थे बृहद्रथ। इन्होंने ही, इन्हीं के साथ मिलकर बृहद्रथ ने ही अभिमन्यु की हत्या की थी, और उसके बाद में बृहद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने का कह सकते हैं कसम खा ली थी अर्जुन ने। आई होप वहां से आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये वही बृहद्रथ थे, इन्हीं को बोला गया है महाभारत काल में, ये संस्थापक थे बृहद्रथ वंश के, और इन्हीं ने सबसे पहले मगध साम्राज्य पे की स्थापना की थी। ठीक है, बात करते हैं इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, वो था जरासंध। जरासंध इसका भी जो वर्णन है वो महाभारत काल में मिलता है, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि जयद्रथ के ही, सॉरी, जरासंध के डर से ही भगवान जो श्री कृष्ण थे वो रण छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि इसने कई बार इसने मथुरा पे अटैक किया था, लगभग 17-18 बार, कि हर दूसरे दिन खड़ा हो जाता था मथुरा पे अटैक करने के लिए। श्री कृष्ण जी को फिर लगने लगा था कि ये छोड़ेगा नहीं, तो फिर ये वहां से मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे, लेकिन इसने द्वारका पे भी अटैक कर दिया था जाके जरासंध ने। तो उसके बाद में ये वहां से युद्ध का मैदान छोड़ के भगवान श्री कृष्ण जी, वहां पे एक गुफा थी जहाँ पे मुचकुंद नाम के शायद व्यक्ति थे, उनको ये आशीर्वाद मिला था कि अगर तुम गुस्से से किसी की तरफ देख लोगे तो फिर वो जल के भस्म हो जाएगा। और जरासंध का सीन ये था कि जरासंध को सामने से युद्ध में लड़के हराया नहीं जा सकता था, इस तरीके का कोई वरदान था। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जरासंध को भी मगध नरेश बोला गया था। आपने अगर महाभारत देखी है या फिर श्री कृष्ण से संबंधित सीरियल वगैरह देखी है या भगवत गीता पढ़ी, तो वहाँ पे भी सीधा सीधा आया मगध सम्राट जरासंध। ठीक है, तो वो जो जरासंध था वो भी मगध का ही सम्राट था। ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है, केवल पौराणिक साक्ष्य है। उसमें पौराणिक साक्ष्यों में भी जो महाभारत कालीन जो साक्ष्य है, महाभारत जिस जो लिखित साक्ष्य वही है, बाकी और कोई लिखित वैसा साक्ष्य नहीं है, जैसे कि कह सकते चाहे शिलालेख हो या कोई अन्य लेख हो, तो उस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बृहद्रथ वंश की स्थापना भी मगध में ही हुई थी, इसकी जानकारी महाभारत से मिलती है। बाकी जरासंध का जो साम्राज्य था उसकी जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, तो वहां से मगध में जरासंध के बारे में चर्चा मिलती है। बाकी हर्यक वंश को ही ऐतिहासिक वंश माना गया है, और हर्यक वंश से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी महाभारत कालीन जो भी ये है, चाहे बृहद्रथ वंश हो या फिर जरासंध का जो भी वंश हो, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपसे सिर्फ हर्यक वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर्यक वंश का अंतिम शासक यही हो गया नागदशक। नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने। ठीक है, और उसके बाद में शिशुनाग ने अपने नाम से एक वंश रख लिया, जिसका उसने नाम ही दिया था शिशुनाग वंश। ठीक है, तो आज हो गया हर्यक वंश, कल हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ऐसे ही धीरे धीरे सारा पढ़ते जाएंगे, और लास्ट तक आपका हिस्ट्री का जो फाउंडेशन क्लास है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।